हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा बम जो कि अमेरिका को सुपर पावर बना दिया, जिसके तहत आज अमेरिका पूरा दादागिरी करता है। और ये जर्मनी की गलती थी जिसके कारण अमेरिका सुपर पावर हो पाया। एक ऐसा आविष्कार के बारे में आज बात करने वाले हैं कि जो तो सिर्फ मानव की भलाई के लिए इसका आविष्कार किया गया था, लेकिन इसका उपयोग बड़े पैमाने पर परमाणु बम बनाने में किया गया था। ये मानव भलाई की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये इस तकनीक का उपयोग जो किया गया था बिजली बनाने के लिए किया जाना था, लेकिन अमेरिका के द्वारा बिजली ना बनाकर करके इसको परमाणु बम में कन्वर्ट कर दिया। तो हम बात करने वाले हैं किसका? तो हम बात करने वाले हैं भैया नाभिकीय विखंडन का। किसका? नाभिकीय विखंडन। और ये नाभिकीय विखंडन जो है आगे चल के परमाणु युग का यहीं से स्टार्ट होता है और एक नया विज्ञान का खोज होता है। हम बात करने वाले हैं नाभिकीय विखंडन का। और 1930 के दशक में हर देश का यह सपना था कि नाभिकीय विखंडन कर करके, है ना, नाभिकीय एनर्जी का उपयोग किया जाए और खास करके किसमें भैया? बिजली बनाया जाए ताकि औद्योगिक एरिया को बढ़ावा मिले। लेकिन इसमें जो सफलता सबसे हासिल हुई तो वो हुआ था जर्मनी के दो वैज्ञानिक थे जिसका नाम था ओटो हॉर्न और फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन। ओटो हॉर्न और फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन के द्वारा सबसे पहले 1938 में क्या किया गया था? यूरेनियम के परमाणु पर, है ना, न्यूट्रॉन से वार कर करके इनका विखंडन किया गया था। यानी नाभिकीय विखंडन करने का पहला प्रयास जो किया था 1938 में कौन किया था? ओटो हॉर्न और फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन। आगे चल के अगर देखें तो इसका परिणाम यह हुआ कि जब नाभिकीय विखंडन किया गया तो इस प्रक्रिया में देखा गया क्या कि भारी मात्रा में ऊर्जा और उष्मा क्या होता है? निकलता है। और जिसका यूज किसमें किया जा सकता है? इसका यूज हम परमाणु बिजली बनाने में किया जा सकता है। ये आविष्कार बिजली की तरफ था। लेकिन अगर बात करें जैसे ही ये बात पता चला किनको? आइंस्टीन को। तो आइंस्टीन को यह लग गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जर्मनी परमाणु बम बना ले, यानी नाभिकीय विखंडन करके जर्मनी क्या कर ले? परमाणु बम बना ले। और उस वक्त जर्मनी का डर, है ना, जर्मनी के डर से आइंस्टीन जो है, यानी जर्मनी के तानाशाह हिटलर के डर से आइंस्टीन जो है एक लेटर लिखते हैं। क्या लेटर लिखते हैं भैया? ये लेटर लिखते हैं किसको? तो उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति थे अमेरिका के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्या नाम था? डी रूजवेल्ट। और डी रूजवेल्ट को लेटर लिखते हैं कि अगर जर्मनी ये तकनीक हासिल कर लिया तो जर्मनी परमाणु बम बना सकता है और इस बम का जर्मनी दुरुपयोग कर सकता है। यह कब की बात है? यह 1939 की बात है। आइंस्टीन जब ये लेटर को लिखते हैं और यहां से देखिएगा क्या, जर्मनी के डर से अमेरिका तत्काल उसको भैया 1939 के बाद अमेरिका तत्काल क्या करता है कि भैया इस तकनीक को परमाणु बम में कन्वर्ट करने के लिए अपने सारे वैज्ञानिकों को, है ना, इस पे लगा देता है कि हमको क्या करना है? जर्मनी से पहले परमाणु बम बनाना है। अब इसके लिए 1939 में जब जर्मनी के हिटलर का लेटर जाता है तो हिटलर के लेटर के जाने के बाद जर्मनी के डर से, यानी जो अमेरिका को यह लगता था कि कहीं जर्मनी पहले परमाणु बम बना लिया तो बहुत भारी तबाही मचाएगा, अब वो अमेरिका खुद परमाणु बम पे काम कर रहा है। और इसके लिए अमेरिका के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया गया। इस प्रोजेक्ट का नाम है भैया मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और ये एक गुप्त मिशन था जिसकी जानकारी पूरे वर्ल्ड में किसी को नहीं थी, अमेरिका के कुछ चुनिंदा लोगों के अलावा। तो इनका जो कमांडर बनाया था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट की जो शुरुआत होती है, तो वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट की जो शुरुआत होती है वो 1942 में होती है। कब होती है? 1942 में इस प्रोजेक्ट को शुरुआत किया जाता है। और यहां से जो है इसके जो कमांडर बनाए जाते हैं, तो इसके कमांडर जो बनाए जाते हैं मैनहट्टन प्रोजेक्ट का, तो इसके कमांडर जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को बनाया जाता है। और आगे चल के यही प्रोजेक्ट के माध्यम से देखिएगा कि भैया परमाणु बम का आविष्कार होगा। तो यहां पर थोड़ा सा अगर देखिएगा तो भैया ये जगह कहां तय होगा? तो अमेरिका का एक जगह है जिसका नाम है लॉस अल्मोस। और ये एक पहाड़ों के बीच गुप्त संगत जगह था जहां की जानकारी जिसकी जानकारी किसी भी अदर
देश या किसी भी अदर अमेरिकी नागरिक को बिल्कुल भी नहीं था। साथ साथ अगर देखें तो इसके बहुत सारे हेड कमांडर थे, यानी लॉस एंजल्स, जो कि लॉस अल्मोस जो न्यू मैक्सिको में पड़ता है, इसको संचालित करने के लिए, मैनहट्टन प्रोजेक्ट को संचालित करने के लिए जगह कहां बनाएगा? लॉस अल्मोस न्यू मैक्सिको। और यह एक गुप्त सुनसान जगह था जिसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी, और यहीं पर अमेरिका 1942 से काम करना चालू किया। और किस प्रोजेक्ट के तहत भैया? मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत। और इसका जो हेड बनाया गया था वो बनाया गया था जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को। और इस वक्त आप इस प्रोजेक्ट की बात अगर करें तो इस पर यह प्रोजेक्ट बहुत जगह से संचालित हो रहा था। वाशिंगटन से संचालित किया जा रहा था, कैलिफोर्निया से संचालित किया जा रहा था, है ना, कैलिफोर्निया से, शिकागो से संचालित किया जा रहा था, ओक रिज से संचालित किया जा रहा था। यानी इस प्रोजेक्ट को भैया कंट्रोल अमेरिका बहुत जगहों से कर रहा था, एक जगह से नहीं कर रहा था। आगे जाके देखिएगा तो इसकी जो गोपनीयता है मैनहट्टन प्रोजेक्ट का, तो बहुत गुप्त सूचना था ये, और गुप्त जानकारी थी कि भैया आखिर लॉस अल्मोस में चल क्या रहा है। और जो भी वर्कर थे इस परियोजना से जुड़े हुए, उस परियोजना के हर व्यक्ति को गोपनीयता का क्या किया जाता था? शपथ लिया जाता था। और जानकारी लीक करने पर कठोर दंड का प्रावधान था। और हर व्यक्ति को अलग अलग क्वारंटाइन रूम में रखा जाता था। और इसको खुद जो संचालन करता था इस प्रोजेक्ट को, वो कौन कर रहा था? अमेरिकी सेना। कौन कर रहा था? अमेरिकी सेना। अपने खुफिया अमेरिकी सेना है ना, इस प्रोजेक्ट को भाई कंट्रोल कर रहा था ताकि कोई भी बात लीक ना हो। इस प्रोजेक्ट को बनाने में, इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट में लगभग 1,30,000 कर्मचारी लगे थे। 1,30,000। और इसको शुरुआत करने में, जब यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ, मैनहट्टन प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ था, तो लगभग $2 अरब, यानी $2 अरब की बात है रकम, अभी तो अरबों खरबों में पड़ जाएगा। $2 अरब का खर्च आया था इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए। और ये कहां हुआ था? अल्मोस, लॉस अल्मोस न्यू मैक्सिको। चारों तरफ से ये जगह पहाड़ियों से घिरा हुआ था। और यह गुप्त सीक्रेट था ताकि किसी को यह पता ना चले, भनक ना लगे, क्योंकि सारे देश उलझे हुए थे किसमें? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और अमेरिका काम कर रहा था भाई परमाणु बम बनाने में। तो यहां पर देखिएगा कि भैया इतने लोग काम कर रहे थे, ये टॉप सीक्रेट गोपनीय प्रोजेक्ट था। और इसके बाद अगर जो भी इसमें अगर पकड़ा जाता तो उसको सजाएं मौत होती। अब दौर आता है कि 42 से 45 तक में, है ना, 16 जुलाई 1945 तक में मैनहट्टन प्रोजेक्ट को भैया पूरा कर लिया गया। और अब बारी था कि भैया अब इसका सफल परीक्षण किया जाए। किसका? परमाणु बम का। अर्थात मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत परमाणु बम के जितने भी कार्य थे वो पूरा हो चुके थे, अब सिर्फ फोड़ने की बारी थी। इसके लिए जो डेट तय किया गया था वो 16 जुलाई 1945 को तय किया गया था कि 16 जुलाई 1945 को हम परमाणु बम का सफल परीक्षण करेंगे, टेस्ट करेंगे। और उसमें देखेंगे यह कितना खतरनाक बम है। और इस टेस्ट का नाम रखा गया था ट्रिटनी टेस्ट। क्या नाम रखा गया था? ट्रिटनी टेस्ट। यानी जब ये धमाका हुआ, उस टेस्ट का जो नाम रखा गया था, ये जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत जो पहला परमाणु बम बनाया गया था, उसका जो कोड नेम था, उसका नाम था ट्रिटनी टेस्ट। और न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में दुनिया का पहला परमाणु परीक्षण जो किया गया वो अमेरिका के द्वारा किया गया। जब 16 जुलाई 1945 को पहला परमाणु परीक्षण हुआ तो भयानक रोशनी निकला और प्रचंड ऊर्जा के साथ एक विशाल मशरूम क्लाउड बना। अर्थात मशरूम क्लाउड क्या किया? बना। और भयंकर मात्रा में क्या हुआ? एनर्जी निकला। और इससे साबित हो गया कि भैया परमाणु परीक्षण क्या रहा? सफल रहा। तो ये अमेरिका का मैनहट्टन प्रोजेक्ट था जो कि जर्मनी की गलती से, क्योंकि जर्मनी ने सबसे पहले इस नाभिकीय विखंडन को, यूरेनियम को तोड़ने का पहला प्रयास किया था, लेकिन जर्मनी पोलैंड से लड़ाई करने में उलझ गया, जिसका फायदा कौन उठाया? अमेरिका। और इस तरह से जर्मनी के प्रयासों से ये नाभिकीय विखंडन शुरू हुआ, लेकिन जो सफलता हाथ लगी वो किसको लगी? अमेरिका को लगी। यहां से देखिएगा अब बारी था क्या कि भैया इसका टेस्ट किया जाए कि किसी के ऊपर, किसी देश के ऊपर ये कितना खतरनाक है, ये कितना खतरनाक है। तत्काल अगर बात करें तो जब ये सफल परीक्षण हुआ था उस वक्त
तो उस वक्त जो इसके जो बनाने वाले थे, इसके जो जनक थे ओपेनहाइमर, तो परमाणु के जो जनक थे यानी परमाणु बम के जो जनक थे ओपेनहाइमर के मुंह से उस वक्त निकला था भागवत गीता का एक श्लोक, जिसका कहना था, उसमें श्लोक में था कि मैं अब काल हूं, यानी मैं अब काल बन गया हूं, यानी मृत्यु बन गया हूं और लोगों का नाश करने वाला मैं ही हूं। ये बात निकल कर आया था किसके मुंह से? ओपेनहाइमर। क्योंकि इतना विशाल मशरूम क्लाउड बना था, इतना हीट एनर्जी ज्यादा निकला था कि भैया ओपेनहाइमर को भी इसका अंदाजा नहीं था कि यह बम इतना खतरनाक होगा। और अब इसका टेस्ट करना बाकी था, क्योंकि टेस्ट में से पता चलता कितने लोग को यह बम मार सकता है। गलती यहां पर क्या होता है कि जापान के द्वारा उस वक्त जो है जर्मनी और जापान वो धुरी राष्ट्र में थे और ये अमेरिका ब्रिटेन ये सब मित्र राष्ट्र में थे। तो हुआ ये कि जर्मनी को लग रहा था कि भैया, जापान को लग रहा था, क्योंकि जापान सरेंडर कर नहीं रहा था, बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में था। और जापान जब मजबूत स्थिति में था तो यहां से हुआ क्या कि जापान के द्वारा एक छोटा सा गलती हो गया। और क्या गलती हुआ, अगर इसको देखिए जापान का क्या गलती था, तो जापान क्या किया, जापान क्या किया, प्रशांत महासागर में एक जगह है, प्रशांत महासागर में एक जगह है, प्रशांत महासागर में एक क्या है जगह है, प्रशांत महासागर में एक जगह है जिसका नाम है पर्ल हार्बर। तो जापान के द्वारा प्रशांत महासागर के एक द्वीप है पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर में क्या है, तो पर्ल हार्बर एक नौसैनिक अड्डा था, किसका? अमेरिका का, पर्ल हार्बर। तो पर्ल हार्बर पे क्या करता है जापान, भैया अटैक कर देता है, जिसके साथ यहां पर देखेंगे क्या, जिसके साथ होता क्या है कि पर्ल हार्बर में जितने भी हवाई जहाज थे, है ना, जापान के द्वारा उड़ा दिया गया। अब यही मौका मिल जाता है कि भैया पर्ल हार्बर का जो बदला अमेरिका लेना चाहता है, किससे? जापान से। जापान को इस बात का एहसास नहीं था कि अमेरिका परमाणु बम बना लिया है। अमेरिका को सिर्फ ये करना था कि यह कितना खतरनाक है, ये सिर्फ ये परमाणु बम कितना खतरनाक है, अमेरिका ये मौका तलाश रहा था कि किस पे टेस्ट किया जाए, कितना आदमी मार सकता है ये परमाणु बम, परमाणु हथियार। तो मौका दे दिया जापान ने, और मौका किस पे दिया? पर्ल हार्बर पे अटैक करके। और पर्ल हार्बर क्या था? अमेरिका का नौसैनिक अड्डा था, जहां पे बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे हथियार और हवाई जहाज जो है अमेरिका का तबाह हो गया था। अब बात आता है कि भैया अब इसका टेस्ट, अमेरिका को अब यहां यही मौका चाह रहा था अमेरिका कि भैया अब इसका बदला लिया जाए, और हम बोल भी देंगे कि भैया पर्ल हार्बर के पर आक्रमण के कारण से हमने जापान पर परमाणु हथियार का उपयोग किया है। अब बात आता है हिरोशिमा। अब तय होता है कि भैया ये परमाणु बम को कहां गिराया जाए। तो सबसे पहले तय होता है कि टोक्यो में गिराया जाए, लेकिन टोक्यो से, है ना, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उसका कुछ गहरा नाता था, जिसके कारण से टोक्यो को ना चुन करके कहां चुना? हिरोशिमा। कहां चुना? हिरोशिमा। और हिरोशिमा जो है सबसे ज्यादा डेवलप एरिया था जापान का। अब यहां से 6 अगस्त 1945 को क्या होता है, अमेरिका का एक विमान जिसका नाम है B-29 और उस विमान का नाम था एनाला गे, और एनाला गे से भैया परमाणु बम को ले जाया जाता है कहां? हिरोशिमा के ऊपर। और एनाला गे उस परमाणु बम को जो ले जाया जाता है उसका नाम होता है लिटिल बॉय। क्या नाम है? लिटिल बॉय। और इस लिटिल बॉय में जो है, जो ईंधन के रूप में भरा गया था, वो भरा गया था क्या? यूरेनियम। क्या भरा गया था? यूरेनियम। और यहीं पर 6 अगस्त 1945 को क्या करता है, अमेरिका के द्वारा पहला परमाणु हमला जो होता है वो हिरोशिमा में होता है। और हिरोशिमा में हमला के बाद जैसी हमला होता है, ये टाइम जो चल रहा था, समय का 8:15 AM हो रहा था और 6 अगस्त 1945 का दिन था। तो यहां पर जब ये परमाणु बम गिराया जाता है एनाला गे विमान से, B-29 विमान का ये विमान था एक, एनाला गे इसका नाम था। तो वहां से तत्काल जो है करीबन 1,40,000 लोगों की तत्काल मृत्यु हो जाती है और 10,000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर उत्पन्न होता है। और जितने भी उस वक्त उस शहर का जो था बिल्डिंग, उसका 19% तत्काल जो है क्या हो गया? तबाह हो गया। और भयानक विस्फोट हुआ और भयंकर तूफान आया, और इतना भयंकर तूफान आया कि लोग जो है
भाप बन के उड़ गए। इतना टेम्परेचर हीट पैदा हुआ था इस बम को गिराने के बाद, और हजारों मासूम बच्चे अनाथ हो गए, मारे गए, और मानव इतिहास में विनाश का एक नया युग का क्या हुआ, शुरुआत हुआ। अमेरिका यहीं पर नहीं रुका। अमेरिका इसके बाद जो है, अमेरिका का जो दूसरा टारगेट होता है, तो अमेरिका का जो दूसरा टारगेट होता है वो होता है कहां, आपका नागासाकी का, नागासाकी। अब अमेरिका ने यूरेनियम का टेस्ट कर लिया था, यूरेनियम से, है ना, जिस लिटिल बॉय में यूरेनियम भरा था उसका टेस्ट कर लिया था। अब अमेरिका को यह लग रहा था कि हिरोशिमा के बाद एक और जगह था है जहां पर जापान को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान होगा, उसका नाम था नागासाकी। क्या नाम था, नागासाकी। और महज 3 दिन के बाद जापान कुछ सोच पाता तब तक जो है नागासाकी पर 9 अगस्त को दूसरा परमाणु हमला होता है, और इसमें जो बम यूज किया गया उसका नाम था फैटमैन। और इस फैटमैन में जो ईंधन के रूप में भरा गया था वो प्लूटोनियम। क्या भरा जाता है, प्लूटोनियम। और प्लूटोनियम से उस वक्त जब फैटमैन को गिराया गया नागासाकी पर, तो उस वक्त तत्काल जो है 74,000 लोगों की क्या हुई, मौत हुई। कितना, 74। और नागासाकी देखते 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 खंडर में बदल गया। तो यहां से देखिएगा एक पल में सब कुछ क्या हो गया, तबाह हो गया। एक पल में सब कुछ क्या हो गया, तबाह हो गया। और जो आदमी बच गए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर, उसको रेडिएशन मार रहा था। उसको क्या, रेडिएशन का जहर क्या कर रहा था, मार रहा था। यानी धीमी मौत हो रही थी, यानी धीमी धीमी मौत। जो बचे हुए आदमी थे वो धीमी धीमी मौत मर रहे थे। उनको कैंसर हो जा रहा था, है ना, उल्टी हो रहा था, बाल झड़ जा रहे थे, शरीर में जलन महसूस होता था, थकावट और अंगों का फेल, किडनी लीवर गुर्दा सब फेल हो रहा था, और सारे लोग रेडिएशन की चपेट में आ रहे थे, और बहुत, है ना, लोग मारे गए थे। साथ साथ आने वाली पीढ़ियों में भी, आज भी जापान में आने वाली पीढ़ियों में, है ना, जन्मजात दोष और विकृति देखने को मिलता है, क्योंकि इसका रेडिएशन का प्रभाव आज भी खत्म नहीं हुआ। लाखों हजारों साल तक इसका रेडिएशन का प्रभाव रहा था। और जैसे ही 9 अगस्त पर, भैया 9 अगस्त को गिराया गया फैटमैन को, तो जापान को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जापान का रुख अब यह होता है कि अब आत्मसमर्पण करने में ही फायदा है, और इस तरह से जापान का आत्मसमर्पण 15 अगस्त 1945 को हो जाता है, बिना कोई संधि शर्त के। और यहां से जापान क्या करता है, आत्मसमर्पण अमेरिका के सामने कर देता है। अब यहां से जो खेल स्टार्ट होता है, यहां से खेल जो स्टार्ट होगा कि भैया अब हथियारों का होर स्टार्ट होगा। दैट मींस भैया अब सभी कोई देश जान गया कि परमाणु हथियार जिसके पास है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब रसिया को ये बेचैनी होने लगी कि कहीं ना कहीं अगर ये हथियार रसिया के ऊपर यूज हुआ तो रसिया का विनाश तय है। इसलिए रसिया दिमाग लगाता है कि 45 के बाद, क्योंकि 1945 में जो है परमाणु हथियार कौन बनाया था, अमेरिका, और 49 में सोवियत संघ के द्वारा, जिसको बोलते सकते हैं रूस के द्वारा अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया जाता है 29 अगस्त 1949 को। अब जैसे ही ये 29 अगस्त 1949 को यूएसएसआर, उसको बोल सकते हैं उस वक्त यूएसएसआर अर्थात रूस के द्वारा जैसे ही परमाणु हथियार का सफल परीक्षण किया जाता है, तब यहां से हथियारों का होर स्टार्ट हो जाता है। दुनिया भर में परमाणु हथियार को इकट्ठा करने की भैया होर मच जाती कि हम भी अपना परमाणु हथियार बनाए। और उसके बाद उस परमाणु शक्तियों के रूप में आगे जो निकलकर उभरा, ब्रिटेन उभरा, फ्रांस उभरा, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया और इजराइल का भी नाम आता है। और इस तरह से दशकों तक शीत युद्ध, दशकों तक परमाणु युद्ध का निरंतर भय बना रहा, जिसको क्या बोला गया, कोल्ड वार बोला गया। क्या बोला गया, कोल्ड वार बोला गया। अभी अगर देखें तो अभी के हिसाब से परमाणु शक्ति संपन्न जो देश हैं, टोटल इसकी संख्या कहते हैं 9 है। और सबसे पहले अमेरिका ने पहला परीक्षण किया था कब, 1945 में। और रसिया ने जो परीक्षण किया था पहला परीक्षण 1949 में। अब ब्रिटेन के द्वारा जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1952 में, और फ्रांस के द्वारा पहला परीक्षण हुआ था 1960 में। चीन ने बनाया था 1964 में, और भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था 1974 में। और उस टाइम जो देश की प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। कौन था, इंदिरा गांधी थी। और इंदिरा गांधी के द्वारा स्माइलिंग बुद्धा परीक्षण के तहत, स्माइलिंग बुद्धा इसलिए क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन भारत के द्वारा पहला परमाणु परीक्षण किया गया। कहां, पोखरण। कहां किया गया, पोखरण में किया गया। पोखरण
पोखरण कहां पड़ता है? तो पोखरण राजस्थान में, पोखरण राजस्थान में पहला इंदिरा गांधी के द्वारा परीक्षण किया गया। साथ साथ देखिए पाकिस्तान का जो पहला परीक्षण होता है वो 1998 में होता है, और 1998 में हम लोग क्या करते हैं? पोखरण द्वितीय यानी पोखरण 1 और पोखरण द्वितीय जो किया जाता है भारत के द्वारा, पोखरण द्वितीय वो किया गया भैया 1998 में, और पोखरण द्वितीय के टाइम में ही 1998 में पाकिस्तान के द्वारा भी पहला परमाणु परीक्षण किया जाता है। और इस वक्त पोखरण द्वितीय के समय जो भैया परमाणु परीक्षण के समय, पोखरण द्वितीय के समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय पोखरण द्वितीय हुआ, और इंदिरा गांधी के समय 1974 में पोखरण प्रथम हुआ। अटल बिहारी के समय जो परीक्षण किया गया था उसका नाम ऑपरेशन शक्ति की रखा गया था, और इंदिरा गांधी के टाइम जो पोखरण परीक्षण हुआ था, फर्स्ट पोखरण परीक्षण, उसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। तो इस तरह से हम लोग भी परमाणु संपन्न देश बने। उसके बाद उत्तरी कोरिया के द्वारा 2006 में परमाणु परीक्षण किया जाता है। इस तरह से आधिकारिक तौर पर भैया टोटल 9 कंट्री के पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंट्री के पास परमाणु हथियार है। लेकिन माना जाता है कि इजराइल भी 1960 के आसपास अपना पहला परमाणु परीक्षण कर चुका है दक्षिण अफ्रीका में, और लेकिन इजराइल इसको बताता नहीं है और गुप्त रखता है, और ये इनकार भी नहीं करता उसके पास परमाणु हथियार नहीं है, और ये बताता भी, जाहिर भी नहीं करता है कि उसके पास परमाणु हथियार है और नहीं है। तो आज भी ये संशय बना हुआ है कि इजराइल क्या परमाणु संपन्न राष्ट्र है, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन संभवतः ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि परमाणु हथियार इजराइल के पास भी है। अब यहां से इतने जब सब देश परमाणु हथियार परीक्षण कर लेते हैं, तो भैया अमेरिका जब पहला बार परमाणु परीक्षण करता है रसिया के बाद, और अमेरिका, और उसके बाद जब रसिया करता है, तो इनके द्वारा, अमेरिका के द्वारा भैया एनपीटी लाया जाता है। क्या लाया जाता है? एनपीटी। और अभी एनपीटी का मतलब होता है कोई भी देश परमाणु भैया संपन्न देश अब नहीं बन सकता है इन देशों के बाद। साथ साथ भैया सीटीबीटी का भैया पे हस्ताक्षर कराया था। सीटीबीटी का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है ना। इसका भी भैया क्या किया था? इसका भी मकसद ये था कि अब कोई भी देश परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं बनेगा, और यही सी का जो भुगत रहा है वो कौन भुगत रहा है? सीटीबीटी और एनपीटी पे के कारण जो इसका जो परिणाम भुगत रहा है, कौन भुगत रहा है? वो भुगत रहा है ईरान, क्योंकि ईरान परमाणु हथियार बनाना चाहता है और अमेरिका चाहता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार ना हो। और आज भी ईरान सीटीबीटी और एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है। 2024 के डाटा के हिसाब से अगर देखें तो दुनिया के पास कुल परमाणु हथियार की अनुमानित जो संख्या है तो 12,500 है, यानी पूरे वर्ल्ड में भी 2024 के डाटा के आसपास, यानी पूरी दुनिया में 12,500 परमाणु हथियार पूरे वर्ल्ड में है, जो कि दुनिया को तबाह करने के लिए काफी है। जो दुनिया को तबाह करने के लिए क्या है? काफी है। आगे अगर देखें तो यहां पर देखिएगा कि तो काफी है। यहां पर अब आपको थोड़ा सा समझाना चाहते हैं कि हमने परमाणु परीक्षण इसलिए किया था कि हम मजबूत बन सके, किसी के दबाव में नहीं आ सके। लेकिन हमारे देश में ऐसा चल रहा है कि परमाणु हथियार संपन्न होने के बाद भी हम लोग किसी बाहरी देश के दबाव में आ जाते हैं और हमारे नेता आ जाते हैं, लेकिन हमारी सेना नहीं आती है। तो ये था परमाणु हथियार का दौर, परमाणु हथियार का समय, और किस किस देश के द्वारा परमाणु हथियार बनाया गया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमको जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।